आज हमारे पास जो वर्क है, एक परफेक्ट एग्जांपल है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का। इट मीन्स आज हम डिस्कस करने वाले थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीबे। इसको थ्रू पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। नाइजीरियन राइटर है हमारे पास चिनुआ अचीबे। तो कुछ एक दो स्लाइड जो है इस वीडियो में आपको ब्लैंक मिलने वाली है, पर उस वैसी ब्लैंक नहीं मिलेगी। उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली जैसे कि कुछ ओरिएंटलिज्म का कंसेप्ट, उसके साथ साथ पोस्ट कॉलोनियल का कंसेप्ट और ये सब जो बाकी सबाल्टन के कंसेप्ट, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तब आपको जब आप ये नॉवल फिल्म जब मैं करवाऊंगा तो आप एग्जैक्ट पता कर सकते हो कि कहाँ पे कौन से पॉइंट जो है वो टच हो रहे हैं, और वहीं से कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। और जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में लिख रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह की अगर आप राइटिंग लिखते हो तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। अब शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक परफेक्ट एग्जांपल है, तो हम पहले समझते हैं कि कुछ कुछ ऐसे जो बेसिक हैं कि ये होना ही चाहिए उसमें। तब हम उसको कंसिडर करते हैं उस योनरा में कि पोस्ट कॉलोनियल योनरा में फिट होगा कि नहीं होगा। तो ये जो बिल्कुल हेडिंग है यहाँ पे हम डाल देते हैं, दैट इज़ द पोस्ट कॉलोनियल। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से हम देखने वाले हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल होता क्या है? एक तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि वो सभी कल्चर जो कि हिस्ट्री में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से पहले आए और उसके जो बाद वाले उनका जो कंपैरिजन है, और अगर हम उनमें देखें क्या क्या चेंजेस आए यूरोपियन के इन्वेड करने के बाद, तो उसको हम पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम में पढ़ते हैं। यानी सिंपल से अगर बात समझे तो मान लेते हैं कोई भी, अगर इंडिया को ही ले लेते हैं हम, इंडिया को बेसिकली। तो इंडिया इंडिया में अगर हम बात करते हैं 1947 के बाद, और 1857 से 1947 और 1857 से पहले जो इंडिया की कंडीशन थी। तो बेसिकली क्या है कि 1857 से लेके 1947 इस टाइम पे कॉलोनाइज़ किया गया था। वैसे तो ब्रिटिशर 1600 से आगे थे इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल का मतलब होता क्या है। तो जिस टाइम पे कॉलोनाइज़ हुआ, अपनी कंट्री जो कॉलोनाइज़ हुई, तो पहले अपनी कंट्री का स्टेटस क्या था और बाद में कॉलोनाइजेशन के बाद क्या हुआ, उनके बीच का स्टार्क कंपैरिजन, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल। हम उसे पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम में समझ सकते हैं। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका एक तरह से 3 मोटिव था। कॉलोनाइजेशन एक थर्ड फेज़ में आता है। सबसे पहले मर्केंटलिज्म होता है, यानी मर्केंटलिज्म का मतलब होता है एज़ एन मर्चेंट वो डील करने आए थे। उसके बाद इम्पेरियलिज्म, वो अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाते थे बाकी के कल्चरों से। सेम केसेस फॉर दी अफ्रीका। और जो आज हम नॉवल पढ़ रहे हैं इसमें भी इम्पेरियलिज्म का कंसेप्ट है कि कैसे उनका कल्चर जो है वो सुपीरियर है। और उसके बाद वो जो तीसरा था, ये हो गया अब कॉलोनाइजेशन, फिर कॉलोनाइज़ करना शुरू कर देते थे। तो ये जो राइटिंग है हमारे पास, थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन। कि इम्पेरियलिज्म के बाद ही कॉलोनाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप ये प्रूव ना कर दो कि आपका कल्चर सुपीरियर है, तब तक आप जिस देश को कॉलोनाइज़ कर रहे हो उसको आप कॉलोनाइज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉलोनाइज़ करने से पहले उन्हें अप्रूट करना पड़ेगा उनके कल्चर से। उनके कल्चर से उनकी जड़ों को ढीला करना पड़ेगा, तभी आप उसमें अपने वाली जो है वो कंसेप्ट जो है वो लगा सकते हो। तो पोस्ट कॉलोनियल सिंपल मतलब है एक नया एक्सपीरियंस। तो हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को क्या कहते हैं, जिस टाइम तक कॉलोनाइज़ किया, मान लो किसी भी नेशन को, अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया। अच्छा, अफ्रीका डार्क कॉलोनाइज़ हुई है, बहुत बुरी तरह से कॉलोनाइज़ किया गया था अफ्रीका को, रिसोर्सेज को प्लंडर किया गया, साथ ही साथ जो वहाँ पे जो भी लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको बहुत बुरी तरह से जैसे कि उनका यूज़ किया गया। इवन रेप जैसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो बहुत ही डीह्यूमनाइजेशन वाला कंसेप्ट वहाँ देखने को मिला अफ्रीका में। तो पोस्ट कॉलोनियल का सिंपल मतलब है एक नया एक्सपीरियंस। जैसे कि देश को जब कॉलोनाइज़ किया उसके बाद, जब कॉलोनाइज़ हो गया, तो कॉलोनाइज़ के बाद जब वो अब इंडिपेंडेंट हो गया है देश, तो अब वो सोच रहे हैं कि उनके कल्चर में कितने बदलाव करे इन वेस्टर्न लोगों ने या ब्रिटिशर्स ने, कितना कितने उनमें चेंजेस लेके आए, किस तरह से उनके कल्चर को जो है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया। इस समझ को पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं। कि मतलब फाइनली कॉलोनाइज़ हो चुका था उस समय तो नहीं, पर कॉलोनाइज़ होने के बाद जब इंडिपेंडेंट हो गई वो देश, जब वो आज़ाद हो गया वो देश, फिर उन्होंने देखा कि कितने उन्होंने चेंजेस कर दिया, क्या-क्या बर्बाद कर दिया। इस तरह के पर्सपेक्टिव को पोस्ट कॉलोनियल बोला जाता है। तो एक नया एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टू द पॉलिटिकल फ्रीडम, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम के रिगार्डिंग हो, तो यहाँ लिख लो रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल फ्रीडम। एंड द सेकंड इज़ फॉर, आप बोल सकते हैं इज़ अ न्यू आइडियोलॉजी। एक ये न्यू आइडियोलॉजी है कि आप नए कंसेप्ट के थ्रू देख रहे हो।
और इकोनॉमिक और इसके साथ पोस्ट कॉलोनियल अगर कोई भी राइटिंग पोस्ट कॉलोनियल है, इसका सिंपल मतलब है कि अब वो कॉलोनाइज़ नहीं है, अब वो सिर्फ़ एक तरह से अपना कंसेप्ट लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उनके रिसोर्सेज़ को साथ-साथ वहाँ पे उनके कल्चर को कैसे डिस्टॉर्ट किया गया। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक फ्रीडम, सेल्फ रिलायंट जैसा कंसेप्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ऑल कल्चर आर प्लेस इन द हिस्ट्री एज़ बिफोर यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन और आफ्टर यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन दैट्स कम्स अंडर द पोस्ट कॉलोनियल कन्वेंशन और द पोस्ट कॉलोनियल हम बोल सकते हैं जॉनरा। तो यानी सिंपल अगर बात करें तो बिफोर यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन एंड आफ्टर यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन, इनके बीच में अगर स्टार्क कंपैरिज़न किया जाए तो वो पोस्ट कॉलोनियल है। जब इस जो हमारे पास ये जो वर्क है जब हम इसे करेंगे ओवरऑल, तो एंड में मैं पोस्ट कॉलोनियल वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है, वहाँ आपको और समझ भी आ जाएगी कि पोस्ट कॉलोनियल का रियल मतलब क्या है। यहाँ पे बस मैंने थोड़ा-थोड़ा आपको समझा दिया ताकि जब मैं कहानी कराऊँ तो वो जो पॉइंट्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से देखना और अच्छी तरह से वहाँ पे समझना है आपको। अब यहाँ पे हम फ्रांस फैनॉन को पढ़ेंगे। अब ये फ्रांस फैनॉन वैसे तो कर हैं, जिन्होंने ऐसे पोस्ट कॉलोनियल वर्क पे और कॉलोनाइज़ेशन के टाइम पे कैसे-कैसे क्या-क्या हुआ उसके पर्सपेक्टिव में कई किताबें लिखी हैं, जैसे कि द रिस्ट ऑफ द अर्थ। पहले यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, फ्रांस फैनॉन, ठीक है? ये सब आपको लिख के आना है वहाँ पे, ठीक है? और इनकी जो वर्क का नाम है जैसे कि द रिस्ट ऑफ द अर्थ, द रिस्ट ऑफ द अर्थ, द सेकंड इज़ दैट ब्लैक स्किन एंड द थर्ड इज़ द वाइट मास्क, ठीक है? तो यानी इन्होंने बहुत डीप में समझा इस कंसेप्ट को, ठीक है? बहुत बड़े थिंक टैंकर थे, बहुत अच्छी सोच थी और बहुत कंसेप्ट के थ्रू समझा कि कॉलोनाइज़ेशन की वजह से क्या-क्या हुआ। तो फैनन के कंसेप्ट के थ्रू फैनन ने आर्ग्यू किया कि जो सिंपल हम बोलते हैं कॉलोनियलिज़्म, जो वो है क्या कि डीह्यूमनाइज़ द नेटिव, कि जहाँ के जो लोग थे उन्हें डीह्यूमनाइज़ किया गया। यानी अगर मैं नेटिव लिखूँ यहाँ, जैसे कि अफ्रीका के, हम नाइजीरिया को पढ़ने वाले हैं तो हम अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो यानी सिंपल वहाँ के लोगों को सबसे पहले डीह्यूमनाइज़ किया हो, इसी को हम बोलते हैं क्या कि कॉलोनाइज़ेशन, कि कॉलोनाइज़ किया, सबसे पहले डीह्यूमनाइज़ किया। दिस प्रोसेस वाज़ सो थॉरो दैट द ब्लैक मैन कैन सी हिमसेल्फ ओनली एज़ ए ब्लैक मिरर ऑफ द व्हाइट मैन, ठीक है? इनकी लाइन है कि यानी किस ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा गहरा था कि जो सिंपल जो ब्लैक मैन थे, यानी जो ब्लैक मैन थे वो अपने आप को देखते थे एज़ एन ब्लैक मिरर, वो अपने आप को ब्लैक मिरर देखते थे ऑफ वाइट मैन, ठीक है? याद रखना, ऑफ वाइट मैन, कि यानी जो अंग्रेज़ हैं, उनका अंग्रेज़ कितना ज़्यादा बुरा कर सकते हैं, वो वो लोग हैं। यानी अंग्रेज़ जिस हद तक बुराई कर सकते हैं और जिस हद तक उनके साथ बर्बादी कर सकते हैं, वो ब्लैक लोग हैं और वही जो ब्लैकनेस है वाइट मैन के अंदर, वही ब्लैक मैन है। द वाइट मैन इज़ द मास्टर, और ये भी दिखाया है उन्होंने कि जो वाइट मैन है, वो मास्टर है। कि वो मास्टर हैं और साथ ही साथ ये भी प्रेज़ेंट किया गया दैट दैट इज़ टू बी दैट फ़ियर्ड एंड द डिज़ायर्ड, कि इस वाइट मैन और वाइट रेस से डरना है, आगे भी डर है, ठीक है? तो इस तरह का जो कंसेप्ट है कि बताया फ्रांस फैनॉन ने कि जो इस तरह से प्लंडर किया गया रिसोर्सेज़ को, इस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया इनके कल्चर को, इतना ज़्यादा हाई लेवल पे स्ट्रैंगुलेशन किया गया, दबाया गया, गला घोटा गया कि जो व्हाइट मैन जो है, व्हाइट मैन की जितनी भी इविलनेस है वो ब्लैक मिरर की तरह प्रेज़ेंट आने लगी और व्हाइट मैन ने अपने आप को बता दिया कि हम जो है मास्टर्स हैं। ये ठीक है, वही वाली बात होगी कि ये जो लोग हैं अफ्रीका के वो बार्बरिक हैं और सैवेज हैं और ये व्हाइट मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन का कंसेप्ट भी आप समझते होंगे कि व्हाइट मैन्स बर्डन का कंसेप्ट ये है कि भगवान ने अंग्रेज़ों को ही ये दिया है कि तुम हमारे असली औलाद हो, बाकी ये जो काले-पीले जितने घूम रहे हैं इनको सिखाओ, ये जंगली लोग हैं। तो इनको अच्छी तरह से सिखाओ कि कैसे रहना है और किस तरह से क्या करना है। तो ये व्हाइट मैन्स बर्डन, फ्रांस फानन के इस कंसेप्ट को आप नॉवल में जब मैं समरी करवाऊँगा तो उसमें आप आराम से देखोगे, समझ भी आएगा किस तरह से नेरेटिव को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, किस तरह से ब्लैक मिरर और जो ब्लैक इमेज है व्हाइट मैन की, वो भी देखने को मिलती है एज़ एन व्हाइट मैन एज़ एन मास्टर, वो भी वहाँ पे साफ दिखने को मिलेगा। तो फ्रांस फानन के कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम द कंसेप्ट ऑफ द सबाल्टर्न, कि सबाल्टर्न कंसेप्ट क्या है। अगर आपने बाकी मेरी वीडियो देखी होगी सबाल्टर्न वगैरह ये जो है मैंने उसमें काफ़ी समझा रखा है कि सबाल्टर्निज़्म है क्या। तो इसमें भी हम देखेंगे कि सबाल्टर्निज़्म का कंसेप्ट और उसके साथ-साथ एक चीज़ और हमें ये समझना है दैट इज़ द वेंट्रिलोक्वाइस्ट, ठीक है? कि वेंट्रिलोक्वाइस्ट का मतलब क्या है और सबाल्टर्निज़्म का मतलब क्या है और द कंसेप्ट ऑफ द अदर, तो 3 चीज़ समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सबाल्टर्न, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने सबाल्टर्न।
और दूसरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज़ वेंट्री, VENTRI। ठीक है, वेंट्री। फिर उसके बाद क्या है, लो, फिर क्यूआइस्ट। ठीक है। और थर्ड कंसेप्ट है अदर का कंसेप्ट, ओ कैपिटल देन THER, द कंसेप्ट ऑफ द अदर। पहले सबाल्टन का मतलब समझते हैं। देखो, सबाल्टन का सिंपल मतलब है, इस टर्म को जिन्होंने जो लेके आए ये टर्म, उनका नाम है एंटोनियो एंटोनियो ग्रामची। ठीक है, GRAMSCI। ठीक है, तो एंटोनियो ग्रामची का टर्म है सबाल्टनिज्म का कंसेप्ट। उसके बाद एक फेमस वर्क भी है इसके ऊपर, जो गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक का एक कंसेप्ट है कि कैन द सबाल्टन स्पीक। ठीक है, तो गायत्री स्पीवक, एक और लिख लेते हैं नाम यहाँ पे, गायत्री स्पीवक। इनका एक वर्क है जिसका नाम है कैन द सबाल्टन स्पीक, कैन द सबाल्टन स्पीक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पक्का आता है बहुत बड़ी एग्जाम में, ये नहीं आता पर सबाल्टन के कंसेप्ट से पूछ सकते हैं वो थिंग्स फॉल अपार्ट को। सबाल्टन का मतलब है वो सारे लोग जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। अब मेन स्ट्रीम से बाहर कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जो बाकी जो लोग हैं उनको सब कुछ राइट्स मिलते हैं, बाकी सब जो रिसोर्सेज हैं उन पे उनका हक है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेन स्ट्रीम से, यानी जो बाकी लोगों को जो मिलता है वो सारा कुछ उन्हें नहीं मिल रहा। इसमें फीमेल आती है बेसिकली कि, और जो अदर कंसेप्ट जो होता है, यानी जैसे कि अगर हम बात करें कुछ लोग जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, पर वो सारे सबाल्टन में आते हैं, तो फीमेल को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। और बाकी जो जैसे कि कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग जो बहुत नीचे जाति के हैं, जिनको बाकी से बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो सारे सबाल्टन के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सबाल्टनिज़्म का कंसेप्ट वहाँ भी देखने को मिलता है हमें जहाँ पे जो कॉलोनाइज़ हो जाता है, जैसे कि कोई अगर देश है वो कॉलोनाइज़ हो गया, तो वहाँ के जो फीमेल है वो तो अब डबल कॉलोनाइज़ होगी। एक तो फर्स्ट कॉलोनाइजेशन क्या है कि भाई एक कंट्री ही कॉलोनाइज़ है, सेकंड क्या है कि पेट्रियार्कल है दुनिया, है ना, जो कंट्री है वो पेट्रियार्कल सिस्टम है। तो फर्स्ट कॉलोनाइजेशन तो ये है कि भाई कंट्री को कॉलोनाइज़ कर लिया, जैसे अफ्रीका को अगर हम एग्जांपल लेते हैं कॉलोनाइज़ कर लिया, तो फर्स्ट कॉलोनाइजेशन तो हो गया। सेकंड क्या है कि फ़ीमेल हमेशा एक तरह से सप्रेस और सब्जुगेट मानी जाती है, अगर हम देखते हैं उसे एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो सेकंड कॉलोनाइजेशन ये हो गया, सोसाइटी के अंदर कॉलोनाइजेशन। इसके बाद क्या है कि एक तो फर्स्ट ये हो गया कॉलोनाइजेशन हो गया, सेकंड ये हो गया कि एज़ एन फीमेल को नीचे कंसिडर किया जाता है। तो वही यहाँ पे हमें समझना, और थर्ड और हो जाता है अगर वो थर्ड वर्ल्ड नेशन हो, कि वो जैसे कि 3 कैटेगरी वाइज़ नेशन के जो है 3 कंसेप्ट बना रखे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन हो गया, सेकंड वर्ल्ड नेशन हो गया, थर्ड वर्ल्ड नेशन यानी अदर नेशन। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल कॉलोनाइज़ हो गया। फिर उसके बाद रिलीजन का भी है कि किस पर्टिकुलर एरिया में उनके रिलीजन को बहुत लो ना समझा जाए। फिर उसके बाद जो है कि किस तरह से जो वाइट मैन और रेसिज़्म का कंसेप्ट जो है वो और कॉलोनाइज़ कर देता है। तो मल्टीपल कॉलोनाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के थ्रू हमें पता चलता है कि एक सिंगल कॉलोनाइजेशन नहीं होता, डबल, ट्रिपल एंड मोर देन 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये सबाल्टन का कंसेप्ट है। और ऐसे ही गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, जिसने इन्होंने एक वर्क लिखा, कैन सबाल्टन स्पीक, क्या सबाल्टन के पास हक है बोलने का। तो यानी कि ऐसी जाति के लोग या फिर ऐसे लोग जो कि मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से जो बाहर है, क्या उन्हें हक है कि वापस वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो सके। इसी को बोलते हैं कैन सबाल्टन स्पीक। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग जो है वो कहीं न कहीं कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि यहाँ पे सबाल्टन सच में बोल रहे हैं, और ये सबाल्टनिज़्म का ही कंसेप्ट है जिन्हें कॉलोनाइज़ किया गया। चाहे वो फीमेल राइटर निकल के आ रही हैं काफ़ी सारी, जो ब्लैक फीमेल राइटर है वो बता रही है कि उनके साथ क्या-क्या हुआ, उनके नेशन के साथ क्या हुआ, उनके कल्चर के साथ क्या हुआ। तो ये कंसेप्ट ऑफ द सबाल्टनिज़्म। अगर पेपर में आए कोई क्वेश्चन इससे कनेक्टेड तो आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ दैट वेस्टर्न फेमिनिज़्म लाइक द पोस्ट कॉलोनियल स्टडी। ठीक है, वेस्टर्न फेमिनिज़्म का लेके चलते हैं अगर हम कंसेप्ट, कि अगर वेस्टर्न फेमिनिज़्म जो होती है ऐसी जैसे पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है, सेम ऐसी वेस्टर्न फेमिनिज़्म है जो कि मानती है द रोल ऑफ एन अथॉरिटेटिव कमेंटेटर ऑन इट्स अदर द नॉन वाइट वुमन, यानी द एशियन और द अफ्रीकन वुमन इज़ वेंट्रीलोक्वाइज्ड, यानी सिंपल एशियन और इसके साथ अफ्रीकन, इनको वेंट्रीलोक्वाइज़ किया गया। वेंट्रीलोक्वाइज़ का सिंपल मतलब क्या होता है, आप बोल रहे हो पर आपकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही। ठीक है, जैसे कि एक पपेट टाइप का होता है जो कई उसमें दिखाए जाते हैं कि वो मिमिक करते हैं, साइड से बोलते रहते हैं और वहाँ हाथ हिलाते रहते हैं। तो उसमें वो जो गुड्डा सा होता है वो बोलता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द वेंट्रीलोक्वाइज़। तो इस तरह का कंसेप्ट है फीमेल को। फीमेल के अंदर बहुत सारी बातें थी कि किस तरह से उनके ऊपर क्या-क्या किया जा रहा है कॉलोनाइज़ेशन के बाद। क्योंकि फीमेल जो होती है दैट इज़ वल्नरेबल, ईज़िली अटैकेबल होती हैं, क्योंकि जब कॉलोनाइज़ेशन के बाद जो ऐसे-ऐसे सीन देखने का, आजकल की फीमेल नहीं, आजकल की तो पावरफुल है, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यही है कि
एशिया एंड अफ्रीका की जो वुमेन है उन्हें अदर से कंपेयर किया गया, यानी उन्हें बोला गया है कि सिंपल द नॉन वाइट वुमेन को अदर बोला गया है, ठीक है। यही कंसेप्ट है, नॉन वाइट जो फीमेल है दैट इज़ कंसिडर एज एन अदर, और अदर को सब्जुगेट माना जाता है, सप्रेस्ड माना जाता है, बहुत नीचे कंसिडर किया जाता है। और यही है कि सिंपल के वेस्टर्न फेमिनिज्म के थ्रू जो पोस्ट कॉलोनियल को अगर हम देखते हैं कि जो एशियन और अफ्रीका की जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा लो ग्रेडेड मानी जाती हैं, वो एक तरह के सबाल्टन कंसेप्ट के अंडर आ जाते हैं, और उन वो एक तरह से वेंट्रीलोकाइज्ड किए गए हैं। तो इसमें जो हम फीमेल को देखेंगे इज़ एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेंट्रिकुलाइज सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया सबाल्टनिज्म, और कैन द सबाल्टन स्पीक का वर्क, उसके साथ साथ वेंट्रिलोकाइज सिस्टम एंड द कंसेप्ट ऑफ अदर। यहाँ से आते हैं हम वापस अपने स्लाइड पे, यानी बेसिकली यहाँ पे बायोग्राफी ऑफ चिनुआ अचीबे। अगर आपका पर्सनल कोई टाइटल को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनली कि किस तरह से आफ्टर ग्रेजुएशन किया इन्होंने। ही वर्क first at the English teacher in the town of the Oba, and later he worked as a Nigerian broadcasting services that is called the NBS and Metropolis of the Lagos. Not so important, but ऐसे ही है। He published and gained the worldwide attention for the Things Fall Apart in 1958. The year is important, 1958 में लिखी गई है, पर जो सिनेरियो है जो दिखाया गया वो अराउंड 1850s और 60s की दुनिया दिखाई गई है, ठीक है। तो उसको 100 साल के बाद का जो है वो लिखी गई है, पर जो उसमें जो सिनेरियो है, जो टाइम पीरियड है, वो 1840s और 1850s का है। अचीबे कंटिन्यू टू पब्लिश एंड हेल्ड ए फैकल्टी पोजीशन ऑफ द ब्राउन यूनिवर्सिटी 2009, नॉट सो इम्पॉर्टेंट अगेन, ठीक है। बस ये है, आपका खुद का इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो बायोग्राफी की तरफ। कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है कुछ अदर बुक्स जो कि है दैट इज़ रिलेटेड टू थिंग्स फॉल अपार्ट। पर बेसिकली ये अगर आपने कभी केनियन राइटर को पढ़ा हो, ये नगुजी वा थियोंगो को, तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में ये गए थे, यानी नाइजीरियन राइटर, द प्ले राइटर, यानी चिनुआ अचीबे। और उन्हें बोला गया कि एक सिंपल सा एक बच्चे ने कुछ लिखा है, एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, आप उसे रीड कर दो। तो जैसे उस मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करा तो बहुत इम्प्रेस हुए उस स्टूडेंट से वो, और फाइनली ये स्टूडेंट आगे जाके बनते हैं नगुजी वा थियोंगो, जिनका फेमस राइटिंग है दैट वीक नॉट चाइल्ड। अगेन कॉलोनाइजेशन का परफेक्ट एग्जांपल और अफ्रीकन राइटिंग का एक ट्रू सेंस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बाकी अलग अचीबे जो है, बाकी नाइजीरियन प्ले राइटर जो है जैसे कि वॉल्सोइंग का और यूएस के लैंगस्टन ह्यूज, इन सब से काफ़ी कनेक्टेड थे। तो बस ये भी एक पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर जानना हो आपको तो आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं की फैक्ट्स पे, और की फैक्ट्स सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो की फैक्ट्स के द फुल टाइटल इज थिंग्स फॉल अपार्ट का फुल टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट ही है। कब लिखी गई है? 1957, ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, नाइजीरिया का सीन सेट किया गया, पब्लिश 1958, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जॉनरा के अंदर कंसिडर किया जाता है, GNR है ना। और उसके बाद इस जॉनरा नॉवल और ट्रेजेडी का पार्ट है। द प्री कॉलोनियल नाइजीरिया 1890s, मैंने बोला था ना 1870s और 80s का जो नाइजीरिया उसको मेंशन कर रखा है। बाकी क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ व्यू रहने दो, वो तो कहानी के एंड में वैसे समझ ही आ जाएगा। बस इसमें जो लास्ट में जैसे कि वाइट गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी रेवरेंड स्मिथ और DC यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने एंड में जो एक वर्क वो किताब लिख रहे हैं इसमें बैठ के, क्योंकि थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई है कहानी। तो एंड में जो उन्होंने किताब लिखी उस किताब का नाम क्या है वो पूछ लेते हैं इन केस ऑफ दी MCQ के ऊपर, हम वो एंड में कर लेंगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट है, इट मीन मैच करवाया गया द हार्ट ऑफ डार्कनेस से थिंग्स फॉल अपार्ट को। थिंग्स फॉल अपार्ट और द हार्ट ऑफ द डार्कनेस दोनों कहीं ना कहीं सेम है, वही टच है, वही थीम है। तो अगर हार्ट ऑफ डार्कनेस पे आपका इंटरेस्ट हो तो मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। बाकी तो थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में नीचे कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको कैसे लगे, और जो नए नए कंसेप्ट मैंने बताए हैं उसको भी ज़रूर आप बताना, नीचे शेयर करना अपने कि कैसी आपको वीडियो लगी। अच्छा, यहाँ से जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी स्टार्टिंग में, उनको ज़रूर देख के चलना है आपको। कंसेप्ट जैसे कि सबाल्टनिज़्म आपको कहाँ पे दिख रहा है ये ज़रूर देखना। कंसेप्ट ऑफ अदर फ्रॉम द फीमेल साइड और द वेस्टर्न फेमिनिज्म, ये भी आपको देख के चलना है। कि सबाल्टन स्पीक वाला कंसेप्ट भी देख के चलना है, वेंट्रिलोक्वाइज वाला सिस्टम भी देख के चलना है, पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम जो है वो कहाँ पे, वो भी देख के चलना है। और इसके साथ साथ जो है कंसेप्ट ऑफ द ओरिएंट भी आ सकता है, अगर ओरिएंट की बात करूँ। देखो, और ये जो कंसेप्ट है ओरिएंट का, ये एडवर्ड साइड ने दिया था, एडवर्ड साइड। इसे कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म भी कहते हैं, ओरिएंटलिज्म।
अच्छा, ओरिएंट का मतलब सिंपल क्या हो गया, यानी जब हम ओरिएंट को डिस्कस करते हैं इट मीन द एशिया, ईस्ट एंड द नॉन यूरोपियन कल्चर है कि यानी ORIENT ओरिएंट की बात करें तो ये कहाँ के जो एशिया का जो कल्चर है, उसके बाद हमारे पास जो ईस्ट साइड का जो कल्चर है वो, एंड द नॉन यूरोपियन कल्चर, तो नॉन यूरोपियन कल्चर, ठीक है, वो सारे ओरिएंट में आते हैं। और इन्हीं ओरिएंट के थ्रू से आज हम वेस्ट वालों को फ्रेम कर पाएँ कि किस तरह के लोग थे, उनकी कैसी सोच थी, क्या चाल थी। तो यही कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म है कि ओरिएंट की सोच यानी एशिया और वो ईस्ट वाली साइड की और नॉन यूरोपियन कल्चर आज समझने निकले हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ओरिएंटलिज्म एडवर्ड साइड का कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एक होमी बाबा है ना, होमी बाबा का भी एक कंसेप्ट है। आप सोच रहे हो कि सारा कुछ इसी में बता देगा। ठीक है, होमी बाबा का कंसेप्ट है दी हाइब्रिड। इन्होंने तारीफ़ करी थी, ठीक है, तो एक थोड़ा-सा हमें एज़ एन क्रिटिकल पॉइंट एक अलग जगह सेट करके चलना है कि कॉलोनाइज़ेशन से जो है नेशन वीक नहीं हुआ, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया? क्योंकि 2 कल्चर आपस में आके मिक्स हो गए और उसमें वो और ट्रेंड हो गई, क्योंकि जो बेस्ट थे उन्होंने दोनों कल्चर का जो परफेक्ट है उसको उठाया और मिक्स कर लिया। इससे जो ह्यूमन है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वो एक स्टेप और आगे मूव कर गए, क्योंकि उधर से भी कुछ कल्चर में बेस्ट सीखने को मिल गया, इधर से भी कुछ बेस्ट सीखने को मिल गया। दैट मेक्स दी हाइब्रिडिटी। तो ये हाइब्रिड कंसेप्ट जो है वो होमी बाबा का है। ठीक है, होमी बाबा कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, ठीक है, ये भी लिख सकती हो। अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ से समरी की शुरुआत होगी। बस कहानी में एक चीज़ सबसे ज़रूरी है और समझने के, यहाँ पे पेट्रियार्क आया गया, मतलब एक हाई लेवल का पेट्रियार्की, यानी एक तरह का जो पेट्रियार्कल पावर या फिर जो पावर फ्रॉम द मेल साइड जो दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा, वो कहीं न कहीं इसके पूरे प्लॉट को जो है वो आपस में स्ट्रेंथन करती है। उस प्लॉट के जो पर्टिकुलर वेन है उसको कनेक्ट करती है। वो दिखेगा आपको कितनी हाई-फ़ाई जो है, मतलब कि कितना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है मर्द को, और मर्द को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वो वाला कंसेप्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ ओकोंको, ठीक है? अब नाम कुछ ऐसे मिलेंगे क्योंकि नाइजीरियन राइटिंग है तो कैरेक्टर का नाम भी उसी के हिसाब से रखा जाता है, ताकि प्लॉट और कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर के जो प्लेसमेंट है और जो कैरेक्टर का जो एक एफिक्सेशन है प्लॉट पे, वो बहुत अच्छी तरह से देखने को मिले। तो ओकोंको इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ओकोंको। ये ओकोंको सेंट्रल कैरेक्टर है। ये इट इज़ अगेन द हीरो बट द ट्रेजेडी है इस पूरी कहानी में। ठीक है, तो ये ओकोंको एक सेंट्रल हीरो है और ये प्रेज़ेंट करता है एज़ द वेलिएंसी, इट मीन दैट मेल पावर, यानी मर्दानगी को दिखाने का एक वो ओकोंको। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट रेसलर इन द क्लैन। अपने क्लैन में सबसे बड़ा रेसलर था ये, बहुत ही मजबूत, ताकतवर, बिल्कुल शरीर गठा हुआ, ऐसा ओकोंको था। और ओकोंको के जो फादर थे, ओकोंको के जो फादर थे उनका नाम था यूनोका, उनोका बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, जैसा लगे। तो उनोका, ये जो है फादर यानी ओकोंको के, अब ये बहुत ही एक तरह से हम बोल सकते हैं द फीबल कैरेक्टर, एक फेमिनाइन टाइप था इनमें, क्योंकि म्यूजिशियन थे और बहुत ही नाजुक थे लड़की की तरह, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जिसे क्या कहते हैं कमज़ोर दिल वाला इंसान। तो ओकोंको को ये चिढ़ थी कि उसके जो फादर है वो इतने कमज़ोर, इतने फीबल है, इसीलिए उसने बचपन में कसम खाई थी कि मैं अपने बाप जैसा नहीं बनूंगा, मैं ताकतवर बनूंगा, मजबूत बनूंगा। और वो दिखाया भी ओकोंको ने किस तरह से। स्टार्टिंग जब करते हैं नॉवल की जो पहली लाइन है, वहीं से देखने को मिल जाता है ओकोंको का फेम और उसकी पावर, यानी रेसलिंग का सीन है द ग्रेटेस्ट रेसलर इन द क्लैन। ठीक है, ओकोंको को सिर्फ वैल्यू देता था वो स्ट्रेंथ, पावर को और एग्रेशन को, यानी गुस्सा दिखाओ, मस्कुलाइन पावर दिखाओ अपनी, ठीक है, अपने फादर की तरह नहीं। एक तरह से फादर के ऊपर, एक तरह से फादर को लेके घिन या चिढ़ कह सकते हो। ओकोंको ने इसके थ्रू वेल्थ बहुत अच्छा जनरेट कर लिया था और ट्राइब में एक तरह से सबसे अलग फेम था ओकोंको का, हर कोई उसे जानता था। ओकोंको की 3 वाइफ़ थी और तीनों वाइफ़ के ऊपर वो जो है बेसिकली अत्याचार करता था, क्योंकि उसे पावर दिखाना है, मस्कुलाइन दिखानी है अपनी, कि वो उसको ये प्रूव करना है कि वो उनोका की तरह नहीं है, अपने फादर की तरह नहीं है। ही ट्रीट्स हिज फैमिली विद ए हैवी हैंड, साफ मेंशन है। अब ओकोंको का जो बेटा है, यानी हमें एक तरफ अगर इनकी फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करें तो उनोका, जो कि जिसका मतलब ही खुद फीमेल है एक तरह से। उसके बाद ओकोंको, ओकोंको के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे नवोई। ये 3 है, यानी ओकोंको का जो बेटा है उसका नाम क्या है, नवोई। इन होम दैट ही सीज द साइन ऑफ द लेज़ीनेस, वो बहुत ही ढीला-ढाला लेज़ी रहता था, तो कहीं न कहीं ओकोंको को लगता था ये उसके फादर की तरह ना बन गया हो। ठीक है, तो नवोई, नवोई को लेके वो काफ़ी टेंशन में रहता था ओकोंको।
इसी तरह एक दिन क्या होता है फिर ओकोंको, यानी ओकोंको जिस विलेज का होता है हो जाती है। ऐसी हर जगह अब लड़ाइयाँ तो होती है नॉर्मली, तो इसी तरह से जब लड़ाई हो जाती है तो 2 क्लैन के बीच में लड़ाई हो जाती है, यानी पड़ोसी गाँव और इस गाँव में। तो उसको सेटल करने के लिए एज़ इन फॉर पैसिफ़ाई करने के लिए, शांति के लिए, तो वो जो पड़ोसी गाँव है वो ओकोंको वाले गाँव को, यानी ओकोंको के गाँव को जो है एक लड़का जो है एज़ इन वो देते हैं कि ठीक है भाई ये शांति प्रस्ताव के लिए इस लड़के को तुम रखो, 3 साल के लिए अपने पास रखो ताकि हमें लगे कि हाँ, तुम सच में शांति चाहते हो। तो वो जो 15 साल का बच्चा जो एज़ एन पीस एज़ एन ट्रीटी जो कि मेमोरेंडम ऑफ पीस हम कहते हैं एक तरह का साइन करने का, तो वो कांसेप्ट के थ्रू जो है 15 साल का जो लड़का है जिसका नाम क्या है इकमिफ्यूना। अब नाम ऐसे मिलेंगे ही थोड़े क्योंकि नाइजीरियन राइटिंग है तो इस तरह के नाम तो मिलेंगे ही। तो इकमिफ्यूना को दिया ओकोंको के गाँव को, और ओकोंको ने उसे अपने पास रखा, उस 15 साल के लड़के को 3 साल के लिए अपने पास रखा। धीरे-धीरे वो जो 3 साल तक अपने पास रखा तो ओकोंको की फ़ैमिली में जब वो लड़का आया तो उसने काफ़ी वो क्लोज़ हो गया नवोए की, यानी ओकोंको का जो लड़का है नवोए उसके बिल्कुल क्लोज़ हो गया ये। तो यानी वो आपस में फ़ोक टेल्स शेयर करते थे, दोस्त बन गए थे बिल्कुल, और इतना ज़्यादा टच आ गया था कि एक में फ्यूना जो है वो ओकोंको को फ़ादर बोलने लग गया था। ठीक है, और ओकोंको भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो ओकोंको अप्रूव कर देता है कि ठीक है, नवोई और वो दोनों बिल्कुल सही चल रही थी और ओकोंको को वो फ़ादर बोलता था। फिर जैसे ही 3 साल ख़त्म हो गए, एक बूढ़ा इंसान आया, जो कि ओकोंको के ट्राइब का था, यानी उन्हीं के गाँव का, जिसका नाम था इज़ुडू। ठीक है, दोबारा से मैं कह रहा हूँ नाम ऐसे ही मिलेंगे, इज़ुडू नाम था, इज़ुडू। उसने ओकोंको को बोला कि अब तो ट्रीटी हो गई है ख़त्म, और हमारे कल्चर, हमारे क्लैन का एक है कि कोई बाहर के क्लैन का हमारे क्लैन में नहीं रह सकता, तो इस वजह से इस लड़के को मारना पड़ेगा। द बॉय कॉल्स यू फादर, पर तुम नहीं मार सकते इसे क्योंकि वो जो लड़का है वो तुम्हें फादर बोलता है, तो तुम्हारे हाथ पैर काँपने लग जाएँगे, तुम नहीं मार पाओगे, तो ये काम हम कर देते हैं। ऐसी लाइन जब बोली गई कि तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? ये जो लाइन बोली कि तुमसे ना हो पाएगा, वही वाली बात होगी कि जब यूँ बोल दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो इसको लेके जो है अब उसको वो चीज़ टच होगी, क्योंकि मैंने बताया था ये सेंट्रल कैरेक्टर है ओकोंको। स्टार्टिंग से इसको मर्दानगी जैसा वो दिखाया गया कि ये मर्द है, प्योर मर्द है। यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इसे ललकारेगा तो कि तू नहीं कर सकता, तो ये सब कुछ कर देगा। सिर्फ़ अपने आप को छोड़ के और बाकी किसी को भी मार सकता है। तो ये बोलने लगे कि नहीं, नहीं इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं, बेशक ये फ़ादर बोलता हूँ, हमारे ट्राइब का ये रूल है तो ये मरेगा। तो ये उस लड़के को फाइनली मार देता है, और जब ये उस लड़के को मार देता है तो इसके लड़के को, यानी नवोई को जब ये बात पता चलती है कि उसके खुद के फ़ादर ने जो है इकमे फ्यूना को मार दिया, तो इससे नवोई बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाता है अपने फ़ादर से। और फिर क्या होता है, जिस बूढ़े के कहने पर ये काम किया गया था, अब वो जो बूढ़ा है वो भी मर गया। तो उसका एक फ़िनरल सेलिब्रेशन है, यानी एक सेलिब्रेशन रखा कि बूढ़े एज का जब मरता है तो ट्राइब उसको सेलिब्रेट करती है। तो पूरा एंटायर सारे क्लैन आए थे, बाकी अलग-अलग जाति के भी उनको बुलाया गया था। पूरा वैसे मेन है उनका पूरा क्लैन आया हुआ था, और जब वो ब्यूरल का प्रोसेस चल रहा था, उसे दफ़नाया जा रहा था, तो ओकोंको जो है वहाँ पे काफ़ी गन-वन एक्सप्लोड हो रहे थे, तो ओकोंको के हाथ से भी एक गन एक्सप्लोड हो गया, मतलब एक गोली चल गई उसके हाथ से, और गलती से इज़ुडो का 16 साल का लड़का मर गया। वैसे हमारी तरफ से देखा जाए पोएटिक जस्टिस के थ्रू तो सही हुआ क्योंकि इसने बेचारे इकमिफ्यूना को मरवा दिया। पर कहानी के थ्रू चलते हैं तो बिल्कुल सही है कि यीज़ुडो का 16 साल का जो है वो लड़का मर गया। मरा किसके हाथ से? यानी ओकोंको के हाथ से, वो भी गलती से मर गया। अब ओकोंको ने अपने क्लैन के एक 16 साल के लड़के को मारा, तो अब उसको सज़ा सुनानी पड़ेगी। तो अब फाइनली जो है वो पूरे क्लैन इकट्ठा हो जाता है। अब ये तो सबको पता चल जाता है कि ओकोंको ने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से हुआ है। पर अब वो सारे इकट्ठे हो गए, अब वो इसके लिए फाइनली डिसाइड करते हैं पूरे क्लैन के कि भई 7 साल तक इसे गाँव को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये ट्राइब के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ रूल था कि अगर तुम अपने क्लैन वाले किसी को मारते हो, तो तुम्हें 7 साल तक जो है यहाँ से बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है वो ओकोंको 7 साल के लिए इस गाँव को छोड़ के चला जाता है। तो ओकोंको को तो निकाल दिया भाई गाँव से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पूरी फैमिली को भगा दिया वहाँ से। तो एक्साइल कर दिया गया, तो ओकोंको और उसकी फैमिली जो है उन्होंने न्यू फार्म खोला, यानी वो अपने मदरलैंड पहुँच गए। मदरलैंड का नाम क्या है? मबांता। ठीक है, और गाँव का नाम क्या है जहाँ का ओकोंको पहले जहाँ अभी रह रहा था, जहाँ से इसे निकाला गया है? उमोफिया। ठीक है, उमोफिया। ठीक है, उमोफिया जो है वो फाइनली जहाँ वो रह रहा था, तो उमोफिया से निकल के वो मबांता चला गया। तो वहाँ जो अपनी मदरलैंड पे पहुँचा है,
तो वहाँ पे जो है फाइनली एक्सट्रीमली डिस्करेज तो था वो कि किस तरह से उसे भगा दिया गया उसके मदरलैंड से, पर क्या बोल सकते हैं, एक तरह की किस्मत ही थी ये कि गलती से उसे गन चल गया। पर उसकी नज़र वही थी कि 7 साल के बाद जब वो वापस वहाँ जाएगा तो वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, दोबारा से किस तरह से सब चीज़ों को वो स्ट्रीमलाइन करेगा, वहीं पे उसकी नज़र थी। व्हाइल ही वर्क्स इन मबांता, जब वो मबांता में काम कर रहा था तो एकदम खबर फैल रही थी कि व्हाइटमैन्स जो है वो आ रहे हैं। आस-पास के जो नेबरिंग क्लैन है उनमें कई लोगों के पास पहुँच चुके हैं और वो उन्हें क्रिश्चियनिटी में बदल रही है, यानी उनके धर्म को बदल रहे हैं। यही क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया में आए थे, जिसके थ्रू मदर टेरेसा जैसे आ गए थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में बदला यहाँ की। तो क्रिश्चियनिटी में बदलने का सिंपल मतलब है कि वहाँ के एक कल्चर के रूल को कहीं न कहीं, वहाँ के रिलीजन को डिस्टॉर्ट करना, जो मैं पढ़ा रहा था आपको, और उसे जो स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था वैसे उसे आप कनेक्ट करके देख लेना। तो फाइनली क्या होता है कि मबांता में भी वो लोग पहुँच जाते हैं, और यही इज़ एन परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ इम्पेरियलिज़्म, जो मैं आपको बोल रहा था कि फर्स्ट इज़ इम्पेरियलिज़्म, कि अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाना और हमारे कल्चर को नीचा दिखाना। तो यही कंसेप्ट के थ्रू आए वो, और काफ़ी जो है यूथ जो है वो बदल रहे थे, पर जो जो कनेक्टेड थे अपने कल्चर के साथ वो नहीं, पर कुछ-कुछ फिर भी बदल रहे थे उनमें से। तो ये जो है प्रपोर्शन बढ़ता चला जा रहा था, नवोए चपेट में आ गया। अब देखो जैसे कि ओकोंको का खुद का लड़का जो है उसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद क्योंकि वो अपने फ़ादर से बहुत गुस्सा था, आउटरेज, उसको कोई ना कोई मौका चाहिए था जिससे वो अपने फ़ादर के से अलग होके दिखा सके या अपने गुस्से को दिखा सके, तो इसी वजह से वो क्रिश्चियनिटी में चला गया। और ओकोंको जब 7 साल अब बीत गए कहानी में, जब ओकोंको अब वापस आता है उमोफिया, तो वहाँ देखता है कि जो व्हाइट मैन है, उन्होंने काफ़ी कुछ बदल दिया। पूरे क्लैन बदला-बदला लग रहा था। काफ़ी लोग जो है वो क्रिश्चियन उसमें चर्च-वर्च आ गए थे। व्हाइट-व्हाइट कलर के अलग-अलग जगह इस तरह से रोमन चर्च का, ये अलग-अलग तरह के चर्चेज़ दिख रहे थे। तो वहाँ पे पता चला कि मिस्टर ब्राउन, यानी एक व्हाइट मैन है, ये अंग्रेज़ है, जो कि एक व्हाइट मिशनरीज़ था, उसने यहाँ पे स्कूल भी खुलवा दिए थे। कई स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, पर मिस्टर ब्राउन एज़ एन कैरेक्टर यहाँ दिखाया, देखो काफ़ी बैलेंस में लिखा गया है कि ये भी दिखाया है कि पॉज़िटिव जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था इनका क्रिश्चियनिटी का, और साथ ही साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था उसको रिविंड स्मिथ के थ्रू दिखाया गया है। तो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन जो है उसको दिखाया कि किस तरह से जो मिस्टर ब्राउन है वो कुछ अच्छा कर रहे थे, भला कर रहे थे लोगों का, और यहाँ के बच्चों को ट्रेन किया जा रहा था स्कूल में ताकि वो क्लर्क बने, टीचर बने, पर यहाँ से कहीं न कहीं अपने ट्राइब के जो रूल्स हैं उसको वो भूलते जा रहे थे। पर इस जब जब ओकोंको पहुँचा था 7 साल बाद, तो ओकोंको को पता चला मिस्टर ब्राउन जो करवा रहा था वो सही करवा रहा था, फिर भी सही था। पर अब जो है मिस्टर ब्राउन की जगह कौन आ गया, रेवरेंड स्मिथ आ गया, और ये क्या है, पूरे क्लैन को बदल रहा है, पूरे क्लैन के बेसिक जो कांसेप्ट है उन्हें डिग्रेड करता जा रहा है, और अपनी तरह की चीज़ें जो है क्रिश्चियनिटी का जो कांसेप्ट है वो डाल के एक तरह से स्लेव जैसा उन्हें बना रहा है। तो रेवरेंड स्मिथ जो है एनकरेजिंग द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द क्लैन मेंबर को बदलने की पूरी कोशिश करता है वो। तो और कर भी रहा था, काफ़ी को बदल भी चुका था। ऐसे ही एक कैरेक्टर दिखाया गया इनोक। इनोक एक फ़ैनेटिकल कन्वर्ट था, यानी ये भी बदल चुका था। ये था ओकोंको की गैंग का ही मेंबर, है ना? वैसी गैंग नहीं, पर हाँ, उसी के दोस्त था, पर वो बदल चुका था, इसलिए लगा रखा है फ़ैनेटिकल कन्वर्ट। तो ये क्या करता है, मास्क परफ़ॉर्म किया जा रहा था। मास्क पूछ सकते हैं इनके इस पेपर में, मास्क क्या होता है? मास्क एक तरह का अफ्रीका में जब कोई हार्वेस्ट का सीज़न हो या फिर कोई ऐसा हो जो कि नेचर से कनेक्टेड, या उनमें कोई धार्मिक कंसेप्ट जो चल रहा हो, तब उस समय पे वहाँ के जो लोग होते हैं, एक मास्क होता है उनके जंगली देवी-देवताओं को, उसको डाल लेते हैं मुखौटा-सा, उसके बाद बिना बोले एक्टिंग करते हैं। ठीक है? तो यानी वो एक तरह का उनके भगवान हैं, और उसी मास्क को वो पहन के ये सब परफ़ॉर्म करते हैं। ये उनके कल्चर को प्रेज़ेंट करने का तरीका है। पर रियल में भी एक इंसिडेंट हुआ था, जब हम पढ़ते हैं कि अफ्रीका को डार्क कोलोनाइज़ किया गया, किस तरह से इम्पीरियल एटीट्यूड दिखाया ब्रिटिशर ने। अब ब्रिटिशर ने इम्पीरियल एटीट्यूड कैसे दिखाया? उन्होंने ये दिखाया कि उनका कल्चर सुपीरियर है। उसके लिए उन्होंने, जैसे ही वो अफ्रीका में आए तो उन्होंने क्या करा, जो मास परफ़ॉर्म किया जा रहा था, जो इतना पायस पवित्र माना जाता था, तो उन्होंने क्या करा कि सिंपल कुछ उनको पकड़ा, अफ्रीका के लोगों को, उनके मांस को निकाला और उसके ऊपर यूरिन कर दिया। ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, इस कहानी में नहीं है, ये रियल है। तो करने के बाद क्या लगा, अफ्रीका के लोगों को लगा कि ठीक है ना? कि अब ये जो है कल ज़िंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, ऊपर से कुछ बिजली कड़केगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके भगवान के ऊपर यूरिन कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? तो यानी कुछ ना कुछ होगा, पर उन्होंने देखा इससे भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ये तो और बढ़ते चले जा रहे हैं, और अच्छे होते जा रहे हैं। इसी कुछ सीन को काफ़ी 60 टू 70, मैं 80% भी कह सकता हूँ, जिसको चिनुआ अचीबे ने इस राइटिंग में दिखाया है,
कि यूरिन करने के बाद भी जो है उनका भगवान कुछ नहीं कर रहे और ये अंग्रेज़ फैलते ही चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो मान गए नहीं तुम्हारा कल्चर, व्हाइट मैन का भगवान सच में पावरफुल है और ये इम्पीरियल है, हमसे ऊपर है और हम जो इनके आगे बारबरिक है और सैवेज है, हम लोग जंगली हैं इनके आगे। इसी तरह का कंसेप्ट है इसमें जो सीन दिखाया गया है इनोक जो है वो फ़ैनेटिकल कन्वर्ट है यानी बदल जाता है वो और उसके बाद क्या करता है जब मास परफ़ॉर्म किया जाता है तो वो इगु-वुगु, ठीक है? इगु-विगु का जो है क्लैन का जो मास्क है उसको वो नीचे यानी वो उसके मुखौटे को उतार के नीचे फेंक देता है। अब इग्वू-वुगू क्लैन के जो मास्क यानी उनके भगवान को यानी अफ्रीका में भी कई अलग-अलग ट्राइब होते हैं, सब ट्राइब के अपने अलग-अलग मास्क होता है और सबके अलग-अलग मास्क को अलग-अलग जो है उनके वो कल्चर को प्रेज़ेंट करते हैं, पर है तो बेसिकली नेचर से कनेक्टेड। तो इग्वू-वुगू जो क्लैन था उसके मास्क को जो है वो इनोक जो है वो मुँह से ऐसे छीन के नीचे फेंक देता है, यानी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है। जिसको लेके जो है ये पूरा ओकोंको और उनकी जो पूरी वो जो टीम होती है वो गुस्से में आ जाती है और वो चर्च को जला देती है। रिवरेंड स्मिथ जो है वो रिपोर्ट करता है दिस ट्रांसग्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को। वो डीसी को रिपोर्ट करता है क्योंकि अब कौन है यहाँ पे रिवरेंड स्मिथ है। वो डीसी को करता है कि इस तरह से बदतमीज़ी दिखाई गई है और अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने चर्च को जला दिया और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो क्लैन का लीडर उन्होंने बताया ओकोंको क्लैन का लीडर है। सफ़र इंसल्ट अब क्या करते हैं जैसे ही वो आता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वो ऑर्डर देता है काम करो एक तो इसको मारो। बहुत तो वो जो जो मर्दानगी का सिंबल था पूरी राइटिंग जिसके ऊपर चल रही थी जिसने इकमे फ्यूना को मार दिया अब वो पिट रहा है पूरे क्लैन के आगे सबके आस-पास सब देख रहे हैं और इतनी बुरी तरह से मारा गया उसको और उसके साथ-साथ जो दोस्त थे जिन्होंने अ, चर्च को जलाया, उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और साथ ही साथ पूरे विलेज पे फ़ाइन लगा दिया गया कि भाई इतने पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है? इस तरह से इम्पीरियल एटीट्यूड का जो कंसेप्ट है वो दिखाया गया और ऐसे दिखाया गया कि ब्रिटिशर किस तरह से रॉयल रेस से हैं और व्हाइट मैन बर्डन का कंसेप्ट भी यहाँ साफ देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हो जाता है, अब अरेस्ट करने के बाद मॉर्निंग में उन्हें रिलीज़ करते हैं, तो जो क्लैन का जो लीडर है यानी ओकोंको बेसिकली वो एक मीटिंग बुलाता है कि ठीक है अब इनके खिलाफ़ हमें क्या करना है वॉर छेड़ेंगे हम इनको मारेंगे पीटेंगे प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता है वो पर एकदम से जो है कोर्ट मैसेंजर आता है यानी एक सिंपल ब्रिटिश के कोर्ट की तरफ से एक बंदा आता है और वो उन्हें कहता है कि मीटिंग नहीं कर सकते हो तो मीटिंग को तुम्हें रोकना पड़ेगा। तो ओकोंको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस पे और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और मैशेटी से है ना मैशेटी का सिंपल मतलब क्या है एक ब्रॉड नाइफ एक बहुत बड़ा चाकू सा ठीक है उस चाकू को लेता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है और ये वॉलेंट एक्शन देख के ओकोंको को लगा था कि सब उसका साथ देंगे पर बाकियों को देखता है तो वो सब कदम पीछे करने लग जाते हैं वो डर उनके अंदर आ गया था कि वाइट मैन को लेके कि ये जो वाइट मैन है अब हमें नहीं छोड़ेंगे तो इतना डर आ गया था। तो ओकोंको जब ये देखता है कि उसके जो बाकी साथी है वो उसका साथ नहीं दे रहे तो वो अंदर से टूट जाता है। यही है हर्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शंस बोलते हैं हम इसे। हर्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शन और किस तरह से वो अंदर ही अंदर जब जब हर्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शन होना शुरू हो जाता है तो अंदर से बंदा बहुत बुरी तरह से टूट जाता है कि क्या करे क्या ना करे वो अपनी आंखों में गिर जाता है और इस वजह से फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। तो इतना तो पता है कि जो इसमें हमारे पास एंटी क्लाइमेक्स है कि क्लाइमेक्स है बिल्कुल क्लाइमेक्स है बट द क्लाइमेक्स इज़ नॉट अगेन हैप्पी तो इसमें हैप्पी नहीं है हैप्पी एंडिंग नहीं देखने को मिलती। तो ये कॉमेडी का नहीं पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी का पार्ट है सीरियस राइटिंग है ठीक है। तो ये इसीलिए ट्रेजेडी के अंदर कंसिडर की जाती है राइटिंग। बाकी एंटी क्लाइमेक्स को कहीं न कहीं फ़ोकस किया गया था कि स्ट्रॉन्ग करने की सोची गई थी कि एंटी क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग करें थोड़ा क्लाइमेक्स से ताकि कहीं न कहीं रीडर के अंदर एक इंटेंशन रहे कि आगे क्या होगा। पर स्टिल क्योंकि ऑलरेडी अफ्रीका कॉलोनाइज़ है, आपने हिस्ट्री का सीन उठाया है और उसके ऊपर लिखा है तो एंटी क्लाइमेक्स को पावरफुल करके वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि रीडर पहले ही जानता है कि अफ्रीका को किस तरह से कॉलोनाइज़ किया गया क्योंकि सीन आप लिख रहे हो 1860s की और उसको आप 1860s के सीन को प्रेज़ेंट कर रहे हो 1957 में, तो ऑलरेडी इट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। अगर ये इतिहास का पार्ट है तो सबको क्लियर हो गई तो एंटी क्लाइमेक्स को मजबूत करने का कोई सीन वैसे ही नहीं बनता। तो इसीलिए क्लाइमेक्स पे एंड किया है वो भी बिल्कुल फुल ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है? क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर का जो है किस तरह से डाउनफॉल दिखाया गया इसीलिए इसे ट्रेजेडी के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ओकोंको को लटका दिया गया, डीसी आता है उसके बाद इससे कमिश्नर वो देखता है, फिर देखता है कि कोई उसकी लाश को हाथ नहीं लगा रहा
और जब डीसी इसको सोचने की कोशिश करता है ऐसा क्यों हो रहा है, तब उनमें से पता चलता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को कि इस ट्राइब का एक रूल है कि कोई अगर अपनी लाइफ खुद ही दे दे, यानी किसी को सुसाइड करने का हक नहीं है, अगर कोई सुसाइड करता है तो उसकी लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ये बात जाके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये चीज़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि ये तो भाई इनमें बहुत सही बात है, पर फिर भी वो हंसता है एक तरह से कि पूरा तो अफ्रीका कॉलोनाइज हो रखा है, इनका पूरा ट्राइब ही कॉलोनाइज हो रखा है, पर फिर भी इनके रूल नहीं हट रहे, अपने अपने में रूल में लगे हुए हैं। और जो जिसने इनके लिए जान दे दी उसको ये नहीं उठा रहे हैं। एंड उसके बाद फाइनली एज ए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के थ्रू वो एक किताब लिखता है नाइजीरिया के ऊपर, उस किताब का टाइटल होता है, ये नेटवेट के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर निगर। ठीक है, ये बुक का नाम है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ द लोअर निगर। ठीक है, तो ये बुक वो लिखता है जिसमें इस तरह के सीन को प्रेजेंट करता है, वो एक ट्राइब के कि कोई अपनी जान अगर दे दे सुसाइड करे तो उसको हक नहीं है कि वो उसको 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 कोई और जो है हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक कंसेप्ट, और यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। कहानी बहुत सिंपल है, बट अगेन इसे मास्टर पीस ऑफ द ट्रेजेडी। और पोस्ट कॉलोनियल का फ्रेम तो इतनी जगह टच हो रहा है, और चाहे वो सबाल्टन का हो, चाहे वुमेन की कंडीशन का हो, सब कुछ अप टू मार्क है। अब यहाँ से कंटिन्यू, और बाकी अगर आप यहाँ पे हो, अगर आपको यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ नीचे देखो, एक तो लाइक वाले को दबा दो, ऐसे वाला हाथ वाला है ना, और उसके साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और यार शेयर भी कर दो हल्का फुल्का, ताकि थोड़ा ऊपर आ सके ये चैनल। और नीचे कमेंट्स किया करो, और स्पेशल अगर कोई रिक्वेस्ट है तो उसका आगे सितारे वितारे लगा के डाल दिया करो कि ये पहले करवाओ। अच्छा, अब ये अब वैसे नहीं है खतरनाक कि उसमें क्या लिख दिए, तो जो वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। पर हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये स्टार्टिंग में मैं बताना भी भूल गया वैसे, कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है ये लिया कहाँ से गया है टाइटल। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। थिंग्स फॉल अपार्ट जो टाइटल है वो एक पोएम है WB येट्स की, द सेकंड कमिंग। आई थिंक आपने पढ़ी हो WB येट्स की, विलियम बटलर येट्स की, वही आशिक है मॉडगॉन वाली। तो रेस्टोरेक्शन थीम पे डिज़ाइन द सेकंड कमिंग, उसमें है कि थिंग्स फॉल अपार्ट, वहाँ से चिनुआ अचीबे ने इसको उठाया है, और दैट बिकमिंग इन द टाइटल ऑफ द राइटिंग। तो थिंग्स फॉल अपार्ट का सिंपल मतलब वहाँ पे क्या है, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सही बात है, अब सेंटर होल्ड नहीं कर पा रहे, यानी एक कल्चर एक कल्चर पहले सेंट्रलाइज थी, पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज था, सब रूटेड थे, सबको एक बिल्कुल अच्छी तरह से पता था, एक न्यूक्लियस था, एक ऑर्डर था, पर झट से कोई बाहर के लोग आए और उन्होंने उस कल्चर को 2 मिनट में तोड़ दिया और मास को राइट ऑफ कर दिया। उसके साथ-साथ अपने कल्चर को इम्पीरियल प्रूव करते हुए जब इतना कुछ हो गया, तो एंड में वो जो सुसाइड है, दैट सुसाइड इज़ द थिंग्स फॉल अपार्ट। वो ये कि अब सब कुछ बिखर गया, जब सच में ऐसा सब कुछ बिखर जाता है ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। और यही जब सेंट्रलाइज़ सिस्टम डिसेंट्रल मोड पे शिफ्ट हो जाती है, जब एक यूनिफ़ॉर्म जो है वो नॉन यूनिफ़ॉर्म में आ जाता है, जब न्यूक्लियस जो है वो डिस्टॉर्ट होने लग जाता है, उसका जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक जो है वो कहीं न कहीं वो पूरा पूरा का पूरा जब वो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, तब ऐसे टाइम पे सुसाइड जैसे कंसेप्ट है वो जन्म लेती है। तो यही इसमें सुसाइड दिखाया गया, दैट सुसाइड इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। मच ऑफ द नॉवेल सेंटर द उमोफिया, द ट्रेडिशन ऑफ द मैरिज हार्वेस्ट, वो सब कुछ दिखाया गया, बट स्टिल एंड में इतना मजबूत कल्चर होने के बाद भी इतनी आसानी से बिखर जाए, एक खुद ही क्वेश्चन उठाती है, बोल्ड क्वेश्चन। इसी वजह से देखो इंडिया को उतना डीप कॉलोनाइज नहीं किया गया, इंडिया सिर्फ एक कॉलोनाइज था, वो फैशन वाला कॉलोनाइज, उतना ज़्यादा नहीं। पर अफ्रीका को बहुत ज़्यादा कॉलोनाइज किया गया, क्योंकि वहाँ का रिलीजन उतना ज़्यादा रूटेड नहीं था। अब इंडिया में आओ तो इतने करोड़ों देवी देवता हैं, किस किस को अंग्रेज़ों का भी दिमाग हिल गया था, किस तरह से किस किस को कब कब कहाँ कहाँ दिखाएं और किस तरह से करें। तो उन्होंने लैंग्वेज मेथड लगाया कि ठीक है, कि हम जैसे मैकॉले का कंसेप्ट था कि ठीक है, जो मिनट में भी मेंशन है कि किस तरह से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगानी है, DFT लगाओ। ठीक है, ऊपर वाले कुछ लोगों को ट्रेन करो इंग्लिश भाषा में, और लेबर क्लास इंग्लिश सिखाओ इन लोगों को, ताकि सिर्फ ये काम करे, हमारे सिर्फ ये हमारी भाषाओं को समझे और हम जो जो बोले वो काम करें। पर अफ्रीका में जब सीन गया, तो जब उनके मास को ही, उनके भगवान को ही कर दिया, तो उन्होंने अपने कल्चर को बहुत ही डाउनग्रेडेड समझ लिया, और यही वजह थी कि वो इतनी जल्दी वो कॉलोनाइज हुए, और वो डार्क कॉलोनाइज अफ्रीका। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट अपनी खुद की इच्छा, अब किसी इस तरह का क्वेश्चन वैसे आता नहीं है कभी भी, है ना, तो बस ये डाल दिया गया, आपको जिस सेंस में लिखना हो, तो फिर लॉन्ग उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, खुद पढ़ देना, सिंपल है। लैंग्वेज लैंग्वेज ही प्रेजेंट करता है किसी कल्चर को।
अगर लैंग्वेज ख़त्म तो कल्चर ख़त्म, सही बात है। अगर वो भाषा अगर वो लोग बोलते हैं, बेसिकली ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अभी मैं फाइनली हरियाणा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हरियाणवी भाषा अगर नहीं बोल रहे हैं, तो हरियाणा का कल्चर अपने आप ख़त्म होगा, ठीक है? और आगे जाके अगर सभी इंग्लिश में आने लग गए और इस तरह से आने लग गए, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यानी लैंग्वेज से कल्चर को प्रिज़र्व किया जाता है। लैंग्वेज रजिस्टर जो है, रजिस्टर वो रजिस्टर नहीं, सिंपल लैंग्वेज को जो आपके पूर्वज बोलते आ रहे हैं और हम सब जो बोल रहे हैं, अगर आगे इस तरह की भाषा नहीं बोली गई तो पूरा कल्चर डिसॉल्व हो जाता है। तो लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लैंग्वेज इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द होमोमोर्फियस सोसाइटी। द स्ट्रॉन्ग ओरेटर लाइक द ओग्बसी इजुको, ऐसे ही पढ़ना है, मैंने ऐसे ही पढ़ दिया, ठीक है। सेलिब्रेटेड द गिवन ऑनरेबल ब्यूरियल्स एंड बिकॉज द क्लैन मीटिंग सो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, सब कुछ के लिए अगर आपको कनेक्टेड रहना है टुवर्ड्स ए न्यूक्लियस, अगर आपको बिल्कुल नटशेल से कनेक्टेड रहना है, अपने पूरे लोगों से कनेक्टेड रहना है, तो लैंग्वेज सबसे टॉप प्रायोरिटी रखती है। पर अगर लैंग्वेज डिसॉल्व हो गया तो सब कुछ खत्म। जैसे आज हम हैं, जो भी हैं हम सब लोग, यानी हमारे साथ एक तरह का एक कंसेप्ट हुआ दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज गेम। ना हिंदी अच्छी तरह से आती है, ना इंग्लिश अच्छे से आती है। मैं तो नॉर्थ इंडिया से फाइनली ये बोल रहा हूँ, अब साउथ इंडिया का तो एग्जैक्ट नहीं पता, पर हमारे साथ तो यही हो रखा है कि ना इधर लैंग्वेज में, ना यहाँ हिंदी एग्जैक्ट आती है उतनी अच्छी तरह से, ना इधर इंग्लिश अच्छे से आती है। तो यानी जब अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना हो, रखना हो, तो सामने समझ नहीं आता। दैट इज़ द लैंग्वेज का रोल इतना बड़ा होता है। बाकी ये वाली स्लाइड आप पास नहीं है, पर हाँ लैंग्वेज का रोल क्या है वो बताना ज़रूरी था। जो मस्कुलिनिटी इज़ मस्कुलाइन को प्रेज़ेंट करना, इसी से कहीं न कहीं कहानी जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही है, एज़ एन गियर की तरह काम कर रहा है ये, जो आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है इस पूरी कहानी को। तो जो कहानी अनफ़ोल्ड हो रही है और जो कहानी मूव हो रही है, जो कहानी के अंदर एक तरह का ऑयल जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द मस्कुलाइन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मस्कुलिनिटी। बाकी तो सिंपल है, जैसे कहानी में देखा होगा कि कोंको का किस तरह सविलियंट दिखाना, अपने को पावरफुल दिखाना, बोल्ड दिखाना, एज एन मैन दिखाना, द कंसेप्ट ऑफ मैन, कैपिटल एम वाला, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी तो सिंपल। नाउ रिली अगर हम सेंट्रल थीम की बात करते हैं, तो एक तरफ तो मस्कुलिनिटी लेके जाती है, द सेकंड इज़ द रिलीजन। क्योंकि वो जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, उसका अगर हम भी सबसे नटशेल अगर चेक करने की कोशिश करें, दैट इज़ द रिलीजन। रिलीजन का एंड हो जाना, रिलीजन का स्ट्रैंगुलेशन होना, दम घुटना, और इसी वजह से कहीं न कहीं वो थिंग्स फॉल अपार्ट हुआ है, एंड में सुसाइड किया गया है। क्योंकि रिलीजन अब नहीं है, वैसे लोग नहीं हैं, तो बहुत ही सिंपल है। बाकी इस बहुत सही तरह से डिज़ाइन कर रखा है, एक बारी पढ़ लेना, एक आधा छोटा बहुत एक माइनर क्वेश्चन एक आधा निकलता हो तो वो खुद चेक कर लेना आप। नाउ यम, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक तो ये भी है इस पूरे नॉवल में, दिस इज़ क्रॉप। तो जब क्रॉप का कोई सीज़न आता था, फेस्टिवल आता था, तो देखो मास तो परफॉर्म किया ही जाता था। उसके साथ साथ जो है उस दिन ओकोंको बहुत बिजी रहता था, अपने आप को मर्द दिखाता था। वो ये दिखाता था कि इसमें जैसे कहानी में बताया गया कि यम्स जो याम्स जो भी है, ये सभी क्रॉपों में से सबसे मेन क्रॉप माना जाता था। और इसके जैसे कि बैसाखी मनाई जाती है किसी एक पर्टिकुलर उसका, है ना, सीज़नल एक तरह का ये फेस्टिवल है। तो इसी तरह से जो यम जो है, वो भी एक क्रॉप बेस्ड सीजनल फेस्टिवल था। उस टाइम पे वो बहुत सीजनल, क्योंकि ये लेबर को प्रेजेंट करती थी, मेहनत को प्रेजेंट करती थी, तो वही दिखा रखा है। ये मैंस क्रॉप माना गया, इसको एक टाइटल दिया गया इस पूरी कहानी में, दैट इज़ द मैंस क्रॉप। मैंस क्रॉप का मतलब कि इसे मजबूत लोग ही उगा सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैन प्लांट यम्स एंड देयर एबिलिटी टू सपोर्ट द फैमिली, इसको कई जो साइन ऑफ वेल्थ कंसिडर किया गया है, इसे मैंस क्रॉप माना गया है। और इस दिनों कोंको जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था, इसे माना गया था किंग ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो बेसिकली एक क्रॉप फेस्टिवल है ये, मतलब, और ये मेल और मेस्कुलाइन को प्रेजेंट करता है। फायर भी भाई, ये पूछ लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फायर है तो सिंपल। अब ये फायर कौन सा, चर्च फायर के रिगार्डिंग है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक तरह से वो एग्रेसिवनेस था कि किस तरह से दूसरे कल्चर कोई कैसे आ सकता है, हम लोग इतने कमज़ोर कैसे हैं, तो इसलिए चर्च को आग में लगा दिया। बाद में देखने को मिला कि उन्हें भी आग में लगा दिया गया था, किस तरह से पीटा गया उन्हें, और एंड में थिंग्स फॉल अपार्ट देखने को मिला। तो ये जो फायर कंसेप्ट है, इसका टच आएगा कि यार किस टच और किस एंगल से लिखा जा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये देखने को मिला, थिंग्स फॉल अपार्ट इन एनालिसिस ऑफ द प्री एंड द पोस्ट कॉलोनियल इग्बो कल्चर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो कल्चर दिखाया गया है इसमें हमें, वो है इग्बो कल्चर। और इग्बो कल्चर जो है उसके बारे में बताया गया। अब ये इग्बो कल्चर जो है इस तरह से डिज़ोल्व हो गया, इसकी वजह क्या रही होगी? इसकी वजह ये है द वीकनेस टू रेजिस्ट, ठीक है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाए। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर यही बताती है कि किस तरह से फीबलनेस आ चुका था। एक तो यूनिटी नहीं थी, ऊपर से रेजिस्ट नहीं करा, ऊपर से कल्चर इतनी जल्दी अपने आप को
जो है डाउनग्रेडेड समझ लिया, दूसरे का अपने कल्चर पे भरोसा नहीं दिखाया। इस वजह से इग्बो कल्चर, जो कि इतना पावरफुल कल्चर था, वो तक डिसॉल्व हो गया। तो एक तो रिलक्टेंस, उसके साथ-साथ रेजिस्टेंस, ये सारे कांसेप्ट नहीं थे। इस वजह से कोई जैसे कि बाहर के जो क्रिश्चियनिटी जैसी चीज़ आई, उसने बहुत ईज़िली टेक ओवर कर लिया। वही व्हाइट मैन आए, उन्होंने सॉल्व करना, अप्रूव करना बहुत ईज़ी है, मास्क को रिप्ट ऑफ कर दिया, मास्क को उतार के फेंक दिया गया। तो इस तरह से अपने कल्चर को एज़ एन इम्पीरियल प्रेज़ेंट किया गया, जो कि सेकंड फ़ेज़ था कोलोनाइज़ेशन तक पहुँचने के लिए। और ये जो कॉलोनियल था और जो कोलोनाइज़ जो किया गया, इस तरह से अफ्रीका को कॉलोनी और नाइजीरिया को जिस तरह से कॉलोनी में डिज़ाइन कर दिया गया, यही है वो कंसेप्ट कि जब लैंग्वेज और कल्चर वीक होने लग जाते हैं, तो बहुत ईज़ी होता है ऐसे चीज़ को, ऐसे लैंड को कैप्चर करना विद पीपल, जो उसमें देखा गया। वो ये व्हाइट मैन ने दिखाया किस तरह से वो मॉरली सुपीरियर हैं, वो उनसे एडवांस हैं। फाइनली एक्नॉलेज किया गया चैलेंजेस के यूरोपियन कॉलोनाइजेशन सिस्टम ऑन द इग्बो सोसाइटी। उस इग्बो को बहुत इन्होंने अलग-अलग कॉन्सेप्ट से, जैसे कि स्कूल के थ्रू, है ना, अपने उनके कल्चर को ख़त्म करना शुरू कर दिया और इनकैप्सुलेट करना शुरू कर दिया उन्हें कहीं न कहीं अपनी थीम में, अपने स्टाइल में। और इस तरह से करके उन्हें टोटली जो है अफ्रीका और नाइजीरिया को कॉलोनाइज़ किया इन्होंने। वही बातें बार-बार ही घूम रही हैं। सेम वही बात चुका हूँ, लिखना कैसे हो यहाँ से देख लो आप। बता रखा है क्या थिंग्स वाले पार्ट में, बहुत सिंपल है, ये भी कुछ नहीं है। थिंग्स का मतलब एक तरह का उसकी जो सोच थी ओकोंको की, कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, उसका जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम था, एक रियल मैन का जो कांसेप्ट था, एक रियल कल्चर का जो कांसेप्ट था, वो डिसॉल्व हो गया। दैट इज़ द थिंग्स इन द थिंग्स वाले पार्ट। बाकी यहाँ देख लेते हैं। एज़ द नेम ऑफ द बुक सजेस्ट स्टोरी ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। 2 चीज़ डिसइंटीग्रेट हुए थे, ट्राइब और एक तो इंडिविजुअल मैन, इट मीन द ओकोंको। और देयर द नो स्टेटमेंट ऑफ इग्बो कल्चर का डिसॉल्व हो जाना। ओकोंको का जो ड्रीम है, दैट इज़ अगेन द थिंग्स। एंड वो ड्रीम क्या है ऑफ द रियल मैन, एक रियल मैन का ना, एक सुपीरियर मैन, एक सुपीरियर कल्चर, ये प्रूव करना, दिस इज द थिंग्स। और आया है, क्रिएट किया गया है। और जिस तरह से उनो का था उसके फादर, उसके बाद ये थिंग जो है, यहाँ पे थिंग्स बोल रहा हूँ मैं, ये जो थिंग्स है इज़ अ रियल मैन की आइडेंटिटी जो है, इसको ओकोंको ने क्रिएट किया था। और यही वो थिंग्स है जो कि एंड में देखा, जो क्रिएशन था उसका, वो कहीं न कहीं फीका पड़ गया। वो भी क्रिश्चियनिटी के आगे हार गया, वो भी ब्रिटिशर के आगे आ गया, वो भी उनके कल्चर के आगे हार गया। तो जब वो थिंग्स जो न्यूक्लियस ही जब ख़त्म हो जाए, तो इस टाइम पे जो है कोई भी सर्वाइवल का मोड टिकता ही नहीं है। इसी वजह से एंड में जो है थिंग फॉल अपार्ट जैसे कंसेप्ट यूज़ किया गया। और किया गया है, जो कि स्टार्टिंग में कहानी में दिखाया कि कैसे वो अपनी वाइफ़ को पीट रहा है, बच्चे को पीट रहा है। उसके बाद यम को दिखाया गया है कि किस तरह से वो एक ऐसा क्रॉप है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं न कहीं जो ओकोंको जैसे बंदे ही उगा सकते हैं, वो ही इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे खेती करना एक तरह से मर्दानगी दिखाई गई है, इस तरह का कंसेप्ट इसमें रखा गया है। फिर दूसरा एक वही सारी बातें यार सिंपल, क्योंकि फादर बोल रहा है तो रिलेशन को हटा के सिर्फ़ मर्दानगी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और वो सही है, मर्द को दर्द नहीं होता, वो इधर सीन देखने को मिला, पर एंड में इस मर्द को बहुत दर्द हुआ है। ठीक है, तो इतना दर्द हुआ कि वो झेल ही नहीं पाया कि सुसाइड हो गया। तो ये यहाँ पे देखने को पूरा सीन है, बाकी रोक के आप देख सकते हो। थिंग्स में लगता है कि भाई उस जो ट्राइब जो है वो पूरा बिखर गया, ट्राइब ने सपोर्ट नहीं करा। ट्राइब उस तरह से नहीं थी, क्योंकि ट्राइब में ही जैसे हम देखा इनोको कैरेक्टर जो कि बीच में बदल गया था, और उसने कैसे ही अपने कल्चर को इस तरह से जलील कर दिया सबके सामने, तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द थिंग्स। वही at the end, Okoko has no option and they kill himself when the war is no longer possible. However, there are the other characters such as the Noyo, the Obrika, who survive at the end of the book. तो Harold Skewbub declares, उसने कहा, we do not in this novel the witness the death throes of the society. Another important reason come to the mind with the Greenberg's essay Okonko and the storyteller is read. जैसे कि देखो, थिंग्स फॉल अपार्ट नॉट ओनली रिवील्स द हिस्ट्री ऑफ द अफ्रीकन कल्चर बट ऑल्सो प्रोवाइड द जनरल ओवरव्यू ऑफ द इग्बो सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीका के कल्चर को नहीं पढ़ रहे हो आप, इग्बो सोसाइटी को भी पढ़ रहे हो। उनके कस्टम के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, फियर के बारे में, लॉ के बारे में। वी कैन नॉट डिनाई द इफेक्ट ऑफ द नॉवल दैट इज आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर, यानी 50 साल के बाद भी हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल हुआ होगा 100%। देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट सर्वाइव दैट विल सर्वाइव इन द मॉडर्न टाइम्स इन द डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। तो सिंपल क्या है, दैट वी आर जस्ट सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट टाइम पीरियड। उस समय का हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, द रियलिटी देख रहे हैं, द मिरर
इस राइटिंग इज़ अ मिरर टू दैट एज, ये मिरर है उस एज की, ठीक है? ये सब बातें हैं इसमें। अच्छा लिख रखा है, देखो स्टडी ऑफ द कॉलोनियल कन्फ्रंटेशन इन द थिंग्स फॉल अपार्ट इन चीन अचीवे। कॉलोनियल कन्फ्रंटेशन किस तरह से कॉलोनियल जो आए थे इन ब्रिटिशर वो कैसे थे, किस तरह का होता वो दिखाया गया इसमें। कन्फ्रंट कैसे किया, किस तरह से मतलब अफ्रीका और जो ब्रिटेन है, यानी ब्रिटेन का जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, उन्होंने किस तरह से कॉलोनाइज किया, उसके कुछ सीन दिखाए गए हैं, इसलिए लाइन टू लाइन मूव करना चाहिए इसमें। देखो जैसे टू सम अप वी कैन से द चीन where the things fall apart deal with the concept of the colonial confrontation. It show how the colonial administration exploited the Igbo tribe. किस तरह से colonial administrator ने Igbo tribe को लूटा, फाइन लगा दिया एंड में क्योंकि वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट है, इसलिए as a DC had taken the decision regarding their sixth representative of the Mafia. He asked for 200 cowries, is again the unit of मनी अगेन, तो पैसे की यूनिट हो सकती है कवरेज, तो यानी 200 कवरेज, ठीक है? वो विलेज पे पेनल्टी लगाया। उसके मैसेंजर इतने करप्ट थे, देखो कितने ज़्यादा करप्ट है कि उन्होंने आगे 250 बोल दिया, 50 अपनी जेब को गर्म करने के लिए। द कोर्ट मैसेंजर एक्सप्लॉइट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कॉलोनाइजर एंड ये भी दिखाया गया किस तरह से कोर्ट मैसेंजर जो है और ये जो ब्रिटिश का सिस्टम जो था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें इतना ज़्यादा हाईली करप्ट थे लोग, वो भी यहाँ पे दिखाया गया। Achibe ने explain करा the white man's court had decided that it should belong to the Namas family and who had given much money to the white man's messenger and interpret line है जिसमें दिखता है कि white man messenger ने ज़्यादा पैसे ले लिए, जितना उन्होंने बोला नहीं था उससे ज़्यादा चार्ज ये लोग कर रहे थे बीच में। अब ये कल्चरल है वाइट मैन का सुपीरियर, वही सारी बातें बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। सेम वही कंसेप्ट इसमें दिखा रखा है कि वाइट मैन ने अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाया है इसमें, तो बस रोकना है आपको और देखना है नॉर्मली। अच्छा अब यहाँ पे है ना वैसे देख ही रहे होंगे सब वहाँ पे। तो सबाल्टन का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ द सबाल्टन, तो जो आउट ऑफ स्ट्रीम है उन्हें सबाल्टन बोलते हैं। तो यहाँ पे यानी थिंग्स फॉल अपार्ट जो राइटिंग है वो खुद ही एज एन एग्जांपल है सबाल्टन का, क्योंकि यहाँ पे जो है जो आउट ऑफ स्ट्रीम है वही बोल रहे हैं, यानी इट मीन दैट अफ्रीका के लोग जो है, अफ्रीका के मीन नाइजीरिया के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या किया गया, उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया, उनके साथ कितना इंसल्ट जैसा फैक्ट किया गया, उनके किस तरह से उनके रिसोर्सेज को प्लंडर किया गया, किस तरह से उन्हें लूटा गया, और इवन कल्चर को उनके बिल्कुल थ्रैश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ठीक है? वही सब बातें हैं, तो ये सबाल्टन, इसीलिए स्पीवक का वर्क, वैसे तो ग्रामजी का ये टर्म है, ग्रामजी उनका टर्म है सबाल्टन टर्म, पर जो है इसमें गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक ने एक लिखा था एक वर्क कैन सबाल्टन स्पीक, ठीक है? कैन सबाल्टन को देखने को मिलता है यहाँ पे सबाल्टन ही बोल रही है कि पहले सबाल्टन को बोलने का हक नहीं था, बट स्टिल इन द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हम देख सकते हैं स्पीवक का ये जो टर्म है कैन सबाल्टन स्पीक, यहाँ साफ देखने को मिलता है सबाल्टन ही बोल रहे हैं कि हाँ सच में हमारे साथ ये हुआ, ठीक है? तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का जो एक फ्रेम है अमेरिकन सबाल्टन स्पीक वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा इस स्लाइड को ऐड पोर्ट्रेल ऑफ द रिलीजन इन चीनुआ अचीबीज थिंग्स फॉल अपार्ट, तो रिलीजन का कंसेप्ट पहले ही बता रखा है, बाकी आपको इसे रोकना है और देखना है, काफ़ी यहाँ पे मटेरियल मिलते हैं उसको देख लो और वहाँ से आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से लिखना है। सेम यहाँ पे है, ठीक है? बस रोको और देखो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको एक बार ही पढ़ लो आप। सेम इज़ हियर दी अचीव एंड द इग्बो सोसाइटी, बस वो ये देखते जाओ, है ना? क्योंकि किस तरह से लिखना है एक आधी, जैसे कि ये स्लाइड है इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको। इग्बो कम्युनिटी के रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आता है, इग्बो कम्युनिटी के ऊपर या रिलीजन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे बाल्टन पे हो चाहे इग्बो कम्युनिटी को ऊपर हो, तो वो यहाँ पे आपको इसलिए इतने मटेरियल ऐड कर रखे हैं मैंने ताकि आप आराम से देखो और लिखना सीख सको। द सेम इज हियर, वो ही सब कुछ है यहाँ पे, बस देखना है आपको कि कैसे लिखना है। इस स्लाइड को भी बस रोको और देखो। ये मिशनरीज़ का है, ऑलरेडी हम कहानी में डिस्कस कर चुके हैं और स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि मिशनरीज़ ने किस तरह से वहाँ के कल्चर के ऊपर अपना असर डाला, और ये इम्पेरियलिज्म का सबसे बड़ा हथियार है मिशनरीज़ को भेज देना। वही सेम डाल रखा थी वाइट मैन रिफ्लेक्शन, वही मिशनरीज़ वाला सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी वही है, ये भी वही है ठीक है? तो बस अब देखना है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना बस। ये भी वही अगेन सेम फॉर मटेरियल, यहाँ पे भी कंपैरिजन सेम है, वही क्वेश्चन अभी एक्सटेंड हो रहा है मिशनरीज, और उसके साथ साथ जो है जो जोसेफ कॉनराड की द हार्ट ऑफ डार्कनेस उसके बीच में थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर रखा है, और मिस्टर ब्राउन और इनके थ्रू बताया जा रहा है किस तरह से इंग्लैंड अपने मूव कर रही थी और किस तरह से वहाँ दूसरों को कॉलोनाइज का जो पैटर्न है वो अप्लाई करते थे ये लोग, कैसे चलते थे ये लोग बेसिकली।
अच्छा, अगर कंक्लूज़न ऐड करके आना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीनू अचेबे यूजेस हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस गिविंग द डिपिक्शन ऑफ इग्बो सोसाइटी, मिशनरीज ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो बहुत प्यारी प्यारी लाइन है, बाकी चीज़ें तो वही है, चाहे घुमा फिरा के बोलूँ। बेसिक बेसिक हमने ओवरऑल सब कुछ इसमें कर ही लिया है, बस आपको जो लाइन्स चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो। वो ये कंक्लूज़न वाली बात यहाँ पे, ये भी वही, और लैंग्वेज और कंक्लूज़न में लैंग्वेज को भी ऐड करके आ सकते हो आप। आज हमारे पास जो वर्क है, एक परफेक्ट एग्जांपल है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का। इट मीन्स आज हम डिस्कस करने वाले थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीबे। इसको थ्रू पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। नाइजीरियन राइटर है हमारे पास चिनुआ अचीबे। तो कुछ एक दो स्लाइड जो है इस वीडियो में आपको ब्लैंक मिलने वाली है, पर उस वैसे वही सब पॉलिटिकल सेटिंग बात तो वही आएगी दोबारा घूम फिर के। बस इसीलिए स्लाइड ऐड कर रखे थे ताकि मटेरियल आप देख सको। आप बाकी देखो, चीज़ तो वही है, एक बार जितना अच्छा ज़्यादा पढ़ लोगे आप उतना आपको समझ आ जाएगा। अब ये स्लाइड देखो, दी थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कंडीशन दिखाई गई हीरो की। लाइन्स देखो इतनी अच्छी लिखी गई है, जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ नॉट अ नॉवल विदाउट ए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ अ टेक्स्ट रूटेड इन द सोशल कस्टम ट्रेडिशन एंड द कल्चरल मिलिeu ऑफ ए पीपल। द कैरेक्टर एंड देयर एक्शन बेटर अंडरस्टूड व्हेन दे आर एग्जामिन्ड इन द लाइट। वो एक बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। इनमें द प्लाइट ऑफ ए हीरो एज एन ट्रेजेडी के कंसेप्ट पे दिखा रखा है, किस तरह से हीरो की कंडीशन थी। पहले वो कितना ज़्यादा मैस्कुलाइन और अ, मर्द दिखाया गया था, और कहानी के बिल्कुल एंड में वो किस तरह से उसकी हालत हो गई थी। दिस इज़ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द ट्रेजेडी, कि किस तरह से हमारा सेंट्रल कैरेक्टर इतना पावरफुल होते हुए अप टू एंड पहुँचते पहुँचते उसके साथ बहुत बुरी हो जाती है। यही है ना। तो यही है द प्लाइट ऑफ ए हीरो दैट मेक्स द राइटिंग एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी। तो वही है, इसमें दिखा रखा है। बस इसको रीड जरूर कर लेना, इन वाली स्लाइड को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पीछे वाले को बेशक आप हटा सकते हो, बट इसको जरूर पढ़ देना। ठीक है, इसको पढ़ना आपको। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रेजिक आयरनी है थिंग्स फॉल अपार्ट में। सबसे पहले ओकोंको का फेट, उसकी किस्मत कैसी थी। उसके बाद टाइटल टाइटल दिखाती थी कोलैप्स ऑफ द इग्बो सोसाइटी अंडर द वेट ऑफ द कॉलोनियलिज्म, दिस फ्रेज टेकन फ्रॉम द डब्ल्यूबी। वही वाली बातें हैं, ठीक है, सेम। क्लैश दिखाया गया। उसके बाद एजनिमा, जो ओकोंको की डॉटर है, इज पोर्ट्रेड एज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट यंग वुमेन हु डिफाइज traditional gender role. Despite her potential to challenge the patriarchal norms of the Igbo society, Asinma face is ultimately limited by the constraint of her culture. Her inability to fulfill her aspiration reflects the tragic irony of a society that suppresses the talent and the ambition of its women. यानी सिंपल सी बात है, ओकोंको की डॉटर है जिसको स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट सब कुछ दिखाया गया, बट स्टिल वो अपने रोल को नहीं प्ले कर पा रही, क्योंकि पेट्रियार्कल डोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि वो नहीं कर पा रही है अपने। उसके अंदर खूबी तो बहुत है, पर वो नहीं प्रेजेंट कर पा रही उसे। अच्छा, अब लिटरेरी मूवमेंट चेक कर लेते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के टाइम पे थी। सबसे पहले थिंग्स फॉल अपार्ट के टाइम पे 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो डीकोलोनाइजेशन चल रहा था, यानी जो अब कोलोनाइजेशन से बाहर निकल चुके हैं, वो उन कंसेप्ट को लिख रहे थे, जिसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर भी रखा जाता है। कल्चरल ऑथेंटिसिटी दिखाया जा रहा था, हर कोई अपनी कल्चर को दिखा रहा था, प्रेजेंट कर रहा था कि उनका कल्चर पहले कितना अच्छा था और अब किस तरह से बर्बाद किया गया अंग्रेज़ों की वजह से। साथ ही साथ सोशल क्रिटिक, यही सब दो, ग्लोबल इम्पैक्ट, वही सारा कुछ सेम, वही कहानी बार बारी दोबारा। अच्छा, अब ये सब भी वो अच्छा है। चिनुआ अचीवे सिंग्स फॉल अपार्ट इज ए क्लासिकल स्टडी इन द कॉलोनियल डिप्लोमेटिक टैक्टल्स टैक्टलेसनेस। ठीक है, वो थोड़ा कट गया था, इससे दिख नहीं पाया। तो वो ये कहने का मतलब किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी थी, ये सब कुछ एक बार वो वेल प्लान डिज़ाइन के थ्रू चलते हैं अंग्रेज, कि किस तरह से मर्केंटलिज्म, फिर रिसोर्स के ऊपर उनकी नज़र थी अफ्रीका के, जिसकी वजह से उन्होंने उसको कॉलोनाइज़ किया। वो इंपीरियलिज्म वाला स्टाइल, फिर उसके बाद कॉलोनाइजेशन वाला स्टाइल, और इस तरह से। और वहाँ की वैलिडिटी देखा भी कि अफ्रीका में सच में मैन पावर ज़्यादा है, तो उसको कॉलोनाइज करके हम काम भी अच्छे से ले सकते हैं। बाकी तो बस यार स्लाइड रोको और देखो, वो इसे मैं आपको यहाँ पे कर। अब ये कल्चरल ट्रांजिशन के रिगार्डिंग है, इसको भी देख लेना खुद ही, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना टफ है। वही वाली बातें दोबारा इसमें लिखी हुई है, बस स्लाइड ऐड करना था ताकि आपको एक तरीका मिल जाए लिखने का, तो वो देख लेना इसमें। यहाँ पे लिटरेरी एनालिसिस है जिसके देखते हैं। देखो, एज द एपिसेंटर ऑफ द थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी लिटरेरी एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई किस तरह से इस राइटिंग को डिज़ाइन में रखा गया। कि हम इसमें देखते हैं कि वाइब्रेंट एंड इंट्रिकेटली पोर्ट्रेट सेटिंग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेटिंग रखा गया, मिक्स करके अलग अलग चीज़ों को डाला गया। जैसे यूमोफिया जो जगह है वो दिखाती है मेरे बैकड्रॉप के लाइफ, कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, इग्बो सोसाइटी के, वो गाँव प्रेजेंट करता है।
In the early segment of the novel, the Morphea emerge as a living entity, resonating the rhythm of the nature and the pulsating energy of its inhabitant. स्टार्टिंग में दिखाया गया किस तरह से ऐसा लाइव आइडेंटिटी, वो गाँव नहीं है, गाँव को एक जिंदा तरह से दिखाया गया जो कि कल्चर को डायरेक्ट प्रेजेंट कर रही है, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट वे में वन टू वन। पर एट दी एंड हम देखने को मिलता है जैसे ही क्रिश्चियनिटी मिशनरीज वहाँ पे आने लग जाती हैं, उसके बाद वही जो एज अ लाइव आइडेंटिटी किस तरह से मॉर्बिड फेस में मूव हो जाती है, और वो जो रूटेड कस्टम कल्चर है वो सारे अपरूट हो जाते हैं, थ्रैश हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और पूरा वो लाइव एज एंटिटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वही है कि अचीबे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एक-एक चीज़ को अच्छी तरह से लिखा है, विविड पोर्ट्रेयल है फॉर्म करते हुए, या कल्चर की वैल्यू, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो भी कह लो वो दिखा सको। फॉरेन लैंग्वेज दिखाया गया है, मिशनरीज़ का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ जो थिंग्स फॉल अपार्ट जैसे हेडिंग को डाला गया, जिससे पता कर सके कि एंड में जो न्यूक्लियस था वो क्या था, दैट इज़ द कल्चर, और इग्बो कल्चर को टारगेट किया गया है। और उसके साथ-साथ सेटिंग में अगर हम देखते हैं तो डायनेमिक आइडेंटिटी मिररिंग की गई है, उस टाइम और उस एज के कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल सारे ग्राउंड को मेंशन किया गया है। अच्छा, शेपिंग पब्लिक परसेप्शन इसमें है कि थिंग्स फॉल अपार्ट में सारा गेम पब्लिक परसेप्शन का है, लोगों की सोच किस तरह से बदली गई है, वो ब्रिटिशर ने किया, वो किसी भी तरह से उन्होंने किया है, पर उनका स्टाइल जो था वो वही था कि ट्रेडिशन से पहले अप्रूव करो, कल्चर से अप्रूव करो, फिर उसके बाद अपने कल्चर से कनेक्ट करना है, पर ओवरऑल नहीं करना, सिर्फ लैंग्वेज सिखानी है, इनका यूज़ करना है, इनके रिसोर्सेज का यूज़ करना है, एज मैन पावर का यूज़ करना है, और उसके बाद इन्हें छोड़ देना है। तो वही सारी बातें लिखी हुई है, बाकी आप एक बार इस राइट को रोक के देख ज़रूर लेना, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, अच्छा लगे, उसे नोट कर लेना। यहाँ पे एक प्यारा सा कंक्लूज़न मिल सकता है, आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, जो बड़े-बड़े क्वेश्चन्स आते हैं उसके आंसर को टच करने के लिए एंड में कंक्लूज़न डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आप ही कंक्लूज़न ऐड कर सकते हो। इस कंक्लूज़न में कोई अगर अच्छी बातें भी मिलती है तो आप उसे स्टार्टिंग में या आंसर के सेकंड पैराग्राफ में भी ऐड करके चल सकते हो। और फाइनली यही नीचे कमेंट ज़रूर करना है ना, उसके आगे स्टार वार लगा देना, कौन-सा कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो मेरे को पता चल जाए। बाकी ये ईमेल आईडी है, आप मुझसे जुड़ सकते हो, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दिया करो, ठीक है? ये फेसबुक आईडी है, बाकी टेलीग्राम फील योर विंग्स नाम पे उससे हो सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या अगर और बाकी जो है पीडीएफ वो चार्जेबल है, क्योंकि जिस तरह से बाकी जो काम कर रहे हैं हमारे पीछे टीम, यार वो तो चार्जेस लेंगे ही। बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी पीडीएफ के लिए तो चार्जेस होंगे। और कितने चार्जेस वगैरह हैं उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर ये जो मेल आईडी है इस पे आप मेल कर सकते हो। बाकी बताना किस तरह की वीडियो लगी, कैसी लगी, नीचे कमेंट ज़रूर करना। सभी को थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लेना यार।